अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। पाकिस्तान को दरपेश जो बड़े मसाइल हैं उनमें से एक बहुत बड़ा मसला बढ़ती हुई आबादी है, और इसके लिए हम देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया जाता रहा। वक्त के गुजरते साथ साथ इसको एक टाइम बॉम्ब से तशबीह दी गई, और अब जब हम बात करते हैं आज की तारीख में तो कई लोग ये कहते हैं कि अब ये टाइम बॉम्ब भी फट चुका है। अब आबादी में तेज़ी से जो इजाफा हुआ उसकी वजह से एक तरफ पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का जो मसला है वो अपने संगीन लेवल के ऊपर पहुँच चुका है, दूसरी तरफ सेहत की सहूलियात का फुकदान वो भी इस आबादी के तनासुब के साथ साथ हमें नज़र आता है कि सहूलियात उतनी कम होती जा रही हैं। फिर इसके अलावा जो एक बड़ा मसला है वो ख़वातीन की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान में मुतासिर हो रही है। ये जो बढ़ती आबादी है ये बुनियादी इंसानी ज़रूरत एक जो है पानी उसके वसाइल के हवाले से भी एक ख़तरा बन चुकी है। पाकिस्तान की इस वक्त आबादी कुल 24 करोड़ है और 9.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ख़ते गुर्बत से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास बुनियादी जो वसाइल हैं ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए वो भी मौजूद नहीं हैं। तो हम इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर इस खुसूसी प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या वजह है कि हमें इसका इदराक तो नज़र आता है, इस मसले की समझ भी है अहम ओहदों पर बैठे हुए शख्सियात को, लेकिन एक संजीदा पॉलिसी हमें इसके ऊपर नज़र नहीं आती। क्या कोई रुकावटें हैं इस सिलसिले में, उस पर भी बात होगी। जो हुकूमत है उसमें कई सरकारी सतह के ऊपर इदारे ज़रूर बनाए गए, पॉलिसीज़ में जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, लेकिन अमल दरामद का फुकदान हमें नज़र आता है। एक सदर मुमलिकत की सरबराही में टास्क फोर्स मौजूद है पाकिस्तान में, जिसके मेंबरान में तमाम सूबों के वज़राए आला वफाकी वज़रा भी शामिल हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से वजारत सेहत के मातहत एक पॉपुलेशन प्रोग्राम विंग भी काम कर रहा है, और फिर नेशनल एक्शन प्लान बराए आबादी कंट्रोल 2019 से 2024 तक भी मुरतब किया गया। लेकिन हमने देखा कि उसके अलावा भी हमें कोई अवेयरनेस की बात होती हुई नज़र नहीं आई। इन प्रोग्राम्स जो सरकारी सतह पे शुरू किए गए थे उनमें क्या प्रोग्रेस होती रही वो तो नज़र नहीं आई। लेकिन कुछ अर्सा पहले एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिससे खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर अहमद मुख्तार भरत ने इस बात की निशानदेही की कि पॉपुलेशन वेलफेयर और हेल्थ डिपार्टमेंट का जो लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम है उसके साथ एक बेहतर अगर रब्त हो, साथ मिलकर काम करें तो बेहतर तरीके से इसको डील किया जा सकता है। लेकिन इस सिलसिले में भी हमें अभी तक कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया। आज के प्रोग्राम में डॉक्टर मुख्तार भरत भी हमारे साथ मौजूद होंगे और माहिरीन से उनकी हम राय हासिल करेंगे, जिसके लिए इस प्रोग्राम में हमें समिया अली शाह साहिबा ज्वाइन कर रही हैं जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पॉपुलेशन काउंसिल की। हमारे साथ समन राय साहिबा भी मौजूद हैं जो CEO है पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड की। तो उनकी माहिराना राय भी जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रुकावटें हैं, क्या कोई रुकावटें मौजूद हैं, या ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो विल मौजूद नहीं है इस अहम तरीन मसले के ऊपर काम करने के हवाले से। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, आप इस मौजू के ऊपर बढ़ती आबादी किस तरीके से मसाइल पैदा कर रही है, एक डायरेक्ट इसका कनेक्शन मईशत के साथ भी है और उसके अलावा लोगों को ख़वातीन की सेहत के साथ भी इस पर आप बात करते आए हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना हालिया जो चीन में उनका दौरा था उसमें भी एक मवाजना एक ड्रॉ किया उन्होंने इकॉनमी के एतबार से। चीन के शहर शेंजिन में वो थे तो एग्जाम्पल ये दे रहे थे कि यहाँ की आबादी 1 करोड़ 30 लाख है और इनकी GDP 800 अरब डॉलर्स है। अपने GDP का वो हवाला देते हैं और साथ ही फिर वो बताते हैं कि हमारी आबादी 25 करोड़ को भी ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुकी है। सो ये इदराक तो है सरकारी सतह के ऊपर, हम वो भी देखते हैं जहाँ आप पॉइंट आउट करते हैं कि किस तरीके से बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकती है लेडी हेल्थ वर्कर्स का जो प्रोग्राम है उसके साथ इंटीग्रेट करके। तो हुकूमत इस सिलसिले में कुछ संजीदा इकदाम इस वक्त कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, पूरी पब्लिक को ये एक अवेयरनेस है। हुकूमत जो है ज़बरदस्ती किसी से फैमिली प्लानिंग नहीं कर सकती। हुकूमत सिर्फ ये कह सकती है कि जी आपके पास ये मौके हैं, इस तरीके से आप अपनी फैमिली को प्लान करें और इस तरीके से स्पेसिंग करें अपने बच्चों की पैदाइश के अंदर, जो कि कुरान पाक के अंदर भी इस चीज़ के बार बार इदराक किया गया। जब कहा गया ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से बात की गई तो वो एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है, 2 साल की ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से कुरान पाक में बड़ा क्लियर है। इसके बाद जो हुकूमत के हवाले से जो चीज़ें हुई पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि सेहत के साथ एक बहुत अच्छी जो चीज़ हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम है। लेकिन जिस तरीके से पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट्स को चौंका, ये एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है और 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस इसको डायरेक्टली लुक आफ्टर कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट में डायरेक्टली तो उसके अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं है सिवाय इसके कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर। और जिस तरह ये हमने कॉन्फ्रेंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये की, इस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ये था कि 2017 की सेंसस के अंदर पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.4% आया था, विच वाज वेरी अलार्मिंग। और 2022 के सेंसस में वो रेट जो है 2.55% आ गया, बावजूद इसके कि साकिब निसार साहब ने अपने दौर के अंदर एक सुओ मोटो एक्शन लिया और एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया उस दौर में, और तमाम सूबों को और तमाम स्टेक होल्डर्स को उस पर इकट्ठा किया और इस बात पे लेकर आए
کہ آپ اس طریقے سے یہ اقدامات کریں گے جو کہ اس کے اندر ہوگا. بدقسمتی سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے اس کو بہت کمپلیکس کر دیا. کمپلیکس اس طرح کیا کہ جو NFC کا ایوارڈ ہوا, جو NFC کے اندر جو آپ کا فیڈرل جتنے محصولات کی ڈویژن آئی, اس کے اندر بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ آبادی کا رکھ دیا گیا. اور اس کے حوالے سے ایک جتنے پاپولیشن کے حوالے سے پاکستان میں ڈونرز ایجنسیز اور لوکل NGOs کام کر رہی ہیں, ان کا بڑا ایک پختہ اس کے اندر ہے, اپنے یقین ہے کہ جی یہ اس وجہ سے شاید صوبے بہت زیادہ سیریس نہیں ہیں پاپولیشن گروتھ ریٹ کے حوالے سے کہ وہ اپنا اس کو ایڈریس کریں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاپولیشن گروتھ کو ہم نے ایڈریس کیا تو ہمارا NFC کے اندر جو شیئر ہے شاید وہ افیکٹ ہوگا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں, بڑی سیریس ڈیبیٹ اب گورنمنٹ کے لیول پہ بھی چل رہی ہے کہ 2017 کے سینسس کے اوپر ہم لوگ اس کو لاک کر دیں کہ جو بھی اس ٹائم پہ پاپولیشن کا شیئر تھا اس کے مطابق یہ NFC کو آگے لے کے جایا جائے گا, نئے سینسس کے بعد اس کو چینج نہ کیا جائے. اس کے حوالے سے مختلف ایریاز میں مختلف لیجسلیٹو جو ہے اپنا لیجسلیٹرز جو ہیں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساری چیزیں جو بات سمجھنے کی ہے, جو میں نے اس کانفرنس کے اندر بھی کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے کرنا ہے تو دو چیزوں کو آپ نے کرنا ہے. پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ جو انوانٹیڈ پریگننسیز کی تعداد ہے وہ آلموسٹ اس ٹائم 3 ملین کے آس پاس ہے. اسی طرح ہی آلموسٹ 3 ملین کے آس پاس انوانٹیڈ پریگننسیز کی ہم لوگوں کا جو آ رہا ہے. ہم لوگوں نے صرف اسی ایک چیز کو ایڈریس کر لیں تو آپ کتنی ماؤں کی صحت بچا سکتے ہیں, کتنی بچوں کی صحت بچا سکتے ہیں اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں, اور پھر انمیٹ نیڈ. اب اس سعودی عرب جیسے ملک کے اندر جب کانٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ 60+ پہ چلا گیا, 70 کو ٹچ کر رہے اور پاکستان میں اسے آدھا بھی نہیں ہے, تو یہ کئی ایک چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی ہیں جو اس کو کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے اور ہو بھی رہا ہے, لیکن اس طریقے سے نہیں ہو رہا کہ اس کا کوئی ایفیکٹو کردار سامنے آ رہا ہے. سیکنڈلی اویئرنیس, جو کہ آپ لوگوں کا سب سے بڑا کردار بنتا ہے میڈیا کا. میرا خیال ہے میں نے اوور دیز لاسٹ مینی ایئرس کوئی پروگرام نہیں دیکھا جو ڈیڈیکیٹ ہوا پاپولیشن کو. میں آپ کو مسٹ اپریشیٹ, میں اس پہ آپ کو رسپونڈ بھی کروں گی میڈیا کی طرف سے, میں اس کے حوالے سے جو ہے کروں گا کہ پہلی بار مجھے بڑی خوشی ہوئی, حالانکہ ہمارا کل کویشچن ڈے ہے, اس کے باوجود آئی لیفٹ دیٹ اور میں نے کوشش کی کہ میں یہاں پہ پہنچوں کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ اور پاکستان کا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم لوگوں کے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں تو سچی بات ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کو دنیا میں ایک سک نیشن کے طور پہ اب جانا جاتا ہے. ہیپیٹائٹس C میں سب سے ہائی برڈن ہمارا ہے, ڈائبٹیز میلائٹس میں سب سے ہائی برڈن ہمارا ہے, ٹیوبرکلوسس میں ہم دنیا میں تیسرے یا چوتھے پہ ہیں, پولیو ہمارے سے ریڈیکیٹ نہیں ہو رہا. اس کے بعد جو ہے اب اپنا میل نیوٹریشن اور سٹنٹنگ کے حوالے سے جو چیزیں سامنے فگرز آ رہی ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہے. اس کے علاوہ ملیریا, HIV اور یہ ساری چیزوں کو اگر تمام کو اکٹھا کیا جائے تو ہم لوگ سچی بات ہے کہ بڑی پریشان کن حالات ہیں اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی تمام تر وجوہات کے اندر جو بیسک وجہ ہے وہ ایک انکنٹرول پاپولیشن ہے. اس کو میں چاہتی ہوں اس کے اعتبار سے ہم زیادہ, آپ نے جو میڈیا کے اویئرنیس پیدا کرنے کی بات کی, بہت سے فرنٹس کے اوپر میڈیا آبویسلی تنقید بھی رہتی ہے میڈیا کے اوپر, لیکن ہم نے جب ایون وین آئی واز گروئنگ اپ تو ہم دیکھتے تھے کہ ہر 5 منٹ بعد سرکاری فنڈڈ اشتہار آتا تھا ٹی وی پہ کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. سو اب لیکن جو سیاسی جماعتوں کے اشتہار آتے ہیں وہ اگلا پرائم منسٹر کون اور دہشت گرد جماعت کون, تو ہماری پرائیورٹیز اس سطح کے اوپر بھی چینج ہوئی. سمیہ صاحبہ کی طرف میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا, میں تو آپ سے ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, بالکل بہت امپورٹنٹ. والنٹریلی میڈیا کو بھی کرنا چاہیے لیکن سرکار کو بھی انیشیٹ کرنا چاہیے, اپنے فنڈز کو اس طرف لگانا چاہیے. سرکار کے اوپر جب چیزیں آتی ہیں تو پاپولیشن ہمارے بدقسمتی سے ہماری جو پرائیورٹی لسٹ ہے اس میں بہت نیچے چلا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک بہت بڑی عجیب سی بات ہے, حالانکہ اس کو اس ٹائم پہ ٹاپ آف دا لسٹ. سمیہ صاحبہ, یہ جو ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی ہے یہ درست ہے کہ یہ جو صوبوں سے متعلق NFC ایوارڈ سے ریلیٹ کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ کوارڈینیشن کمزور ہوئی, یہ ایک شکوہ سامنے آتا ہے اور انہوں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے, اور یہ دلیل ان کی کہ ہم اس سے زیادہ سرکار کیا کر سکتی ہے, لوگوں کو سر پہ بندوق رکھ کے تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنی فیملی پلاننگ اس طریقے سے کی جائے. یہاں پر یہ ان کی دلائل کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بالکل, پرائمریلی ایک بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ بندوق رکھ کے فیملی پلاننگ کرانے کا کانسیپٹ ایک تو ویسے ہی جو فنڈامنٹل ایک آپ کا والنٹری فیملی پلاننگ یعنی کہ جو کانسیپٹ جو کہ دنیا میں ساری جگہ کیا جاتا ہے ایکسکلوڈنگ چائنا, بلکہ اب تو چائنا نے بھی اپنی 1 چائلڈ پالیسی چینج کر دی ہے, کہیں بھی نہیں یہ ہوگی والنٹری فیملی پلاننگ. لیکن اس میں اور یہ ہے بالکل پرسنل چوائس, یہ میری آپ کی ہر ایک کی ایک پرسنل چوائس ہے کہ وہ کتنے بچے کرنا چاہتے ہیں اپنے وسائل کے مطابق اور کیا سائز اپنی فیملی کا متعین کرتے ہیں. لیکن اس میں یہ پرسنل ہے, پرائیویٹ ہے, لیکن اس میں
पॉलिटिक्स का या पॉलिटिकल विल का बड़ा क्रिटिकल रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ डिटर्मिन करेंगी कि आप इस फैमिली प्लानिंग सर्विसेज की तरफ कितना बजट एलोकेट करेंगे, कितने रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, सर्विसेज पहुंचाना और इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इसमें गवर्नमेंट का बहुत क्रिटिकल रोल है। अभी इन्होंने बात की अनमेट नीड, यानी कि हमारे यहाँ इस वक्त 6 से 7 मिलियन ऐसे जोड़े हैं जो कि फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं। ये वो नहीं है जिनको आपको कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी करना चाहते हैं। और इसमें जो एक बड़ी वजह है जो वो ये नहीं कर पा रहे, वो ये है कि उन्हें सहूलियात और इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। लेडी हेल्थ वर्कर्स का जिक्र किया, ये आई थिंक बहुत एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था, और आई एम वेरी ग्लैड टू हियर कि ये कह रहे हैं कि जी हम इसको दोबारा हमें इसको सॉर्ट ऑफ रिकैलिब्रेट करें टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अब तो वो हो गया है, बट फेडरल गवर्नमेंट आई थिंक बिकॉज ये एक जिस तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, इट इज़ इफेक्टिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर नेशनल लाइफ। और इसको एक तरह से अगर हम कहें ना, ये थ्रेट मल्टीप्लायर है, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी। अगर आप ये देखें कि जब फ्लड्स आते हैं, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, उसमें आप सिंपल ये देख लें, जहाँ पे 50 लाख की आबादी कॉन्सेंट्रेटेड है और यहाँ जहाँ पे 5 लाख की आबादी है, इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। गवर्नमेंट की रिसोर्स एलोकेशन इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। उनको इंश्योर करना कि सहूलियात जो हैं ग्रास रूट लेवल से लेके हर यानी कि हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को अवेलेबल हों। और इसमें मैं एक और बात कहूँगी, फेडरल गवर्नमेंट की जो आपने शायद अभी जिक्र किया था, टास्क फोर्स जो प्रेसिडेंट के साहब के मिलती रही थी, सीएम्स भी हैं उसमें, और इसी तरह प्रोविंशियल टास्क फोर्सेस भी हैं जिनको चीफ मिनिस्टर्स हेड करते हैं। ओरिजिनल जो CCI के डिसीजन थे उसमें दिस टास्क फोर्स वाज मेंट टू बी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज इधर ख्याल ये था कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का होना ज़रूरी है जहाँ पे क्विक डिसीजंस लिए जा सकें। प्रेसिडेंट का अपना एक रोल है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेडरल लेवल पे वो आगे डेलीगेट करती गई और एक दफ़ा भी प्राइम मिनिस्टर ने टास्क फोर्स को चेयर नहीं किया। और जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी कि सहूलियात मिल रही हैं, बजट किधर जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रही, अकाउंटेबिलिटी के लिए जब तक ये मैकेनिज्म्स जो हैं इनको इन प्लेस नहीं किया जाएगा, तो हम उसी एक रट में फंसे रहेंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। समन साहिबा, आप अब सरकार पंजाब की इस सिलसिले में क्या कर रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। सेकेंडली, जब आप वहाँ पर पंजाब में क्या ट्रेंड्स देखती हैं, ये इनफरादी रवैये जो लोगों के हैं इस हवाले से, फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस वगैरह वो मौजूद है? जैसे यहाँ पर जिक्र हुआ कि कुछ लोग अब ऐसे भी सामने आते हैं जिनको सहूलत मैसर नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बच्चों को अगर बेहतर देनी है तो फिर जो है वो बच्चों की तादाद के ऊपर गौर करना होगा। तो आप वहाँ पर क्या देखती हैं पंजाब में? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। दूसरा ये कि आई वुड लाइक टू कनेक्ट मोस्ट ऑफ द डिस्कशन पॉइंट्स जो मेरे से पहले वर्दी पार्टिसिपेंट्स हैं ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एंड डिस्कस्ड। एक तो ये कि पंजाब में थोड़ी सी कहानी इसलिए मुख्तलिफ है, वी हैव अ फीमेल चीफ मिनिस्टर, मेरे ख्याल में पंजाब की तो तारीख में, मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हुआ, और उनकी चीफ मिनिस्टर बनने से बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ आई। एक तो ये कि ख़वातीन उनकी लिस्ट में सबसे टॉप पे है, जैसे कि उन्होंने अपनी बहुत बारहा स्पीचेस में एलोकेशंस में, डेवलपमेंट स्कीम्स की एलोकेशंस में अपनी कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट भी किया है। और जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उससे सिर्फ हम कॉन्ट्रसेप्टिव्स के इस्तेमाल को हम अगर रखें तो आई थिंक वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट डिस्कशन होगी, बिकॉज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हैज़ गॉन डाउन इन पंजाब। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हद तक पहले की निस्बत इम्प्रूव हुआ, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसके बहुत सारी शाखें हैं। ख़वातीन की सेहत एक बहुत बड़ा यानी कंसर्न है, उसमें हर एरिया में इम्प्रूवमेंट आ रही है। जहाँ तक कॉन्ट्रासेप्शन, कमोडिटी सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी और जो ग्रास रूट लेवल तक फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज का मुहैया होना, उसको भी हम इंश्योर करें ताकि कोई कपल ऐसा ना हो
کہ جب وہ فیصلہ کریں اور وہ آئیں تو ان کو ہماری طرف سے سہولیات میسر نہ ہو. ہمارا آؤٹ ریچ اسٹاف پنجاب کے یونین کاؤنسل کے لیول پہ گراس روٹ لیول تک آپریٹ کر رہا ہے. انوویشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. یہ جس کمپنی کی میں CEO ہوں, اٹ از ورکنگ آن انوویشن. تو پورسٹ آف دا پور کو فیملی پلاننگ کی سروسز تھرو پیڈ واؤچر پروگرام, یہ ہم نے ریسنٹلی ایک پروگرام سائن کیا ہے. اٹس $100 million program only for improvement in all the indicators related to the family planning in Punjab. اس کا ٹائٹل ہی پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام, اور اس کے اندر ایک وائٹل کمپوننٹ ہے سوشل بیہیویئر چینج کمیونیکیشن. ابھی ڈسکس ہوا کہ زیادہ کیمپینز نہیں دکھتی, تو انشاءاللہ ان دا کمنگ منتھ یو ول سی اے بگ چینج. ویسے پاسٹ میں بھی کیمپینز چلتی رہی ہیں, لیکن ظاہر اب میڈیا لینڈسکیپ اتنا ایوالو ہو گیا ہے کہ ہر چینل پہ چلانا بھی مشکل ہے. تو اب یہ کہ سوشل, ڈیجیٹل, الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا پہ مجھے بہت امید ہے کہ ویری سون یو ول سی سچ اے فریش چینج. اور ان تمام کامیابیوں کا سہرا جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے سر جاتا ہے. بینگ اے لیڈی آئی تھنک شی از لیڈنگ فرام دا فرنٹ. اور پنجاب میں کم از کم فیملی پلاننگ پروگرام جو محکمہ صحت, پرائمری صحت, اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر, وہ سب فیملی پلاننگ کو اس وقت ٹاپ پریورٹی اٹیچ کر رہے ہیں. ٹاپ پرائیورٹی آپ بتا رہی ہیں پنجاب حکومت کو کے حوالے سے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم جہاں بات کرتے ہیں کہ انکریج کیا جائے کانٹرسیپٹیوز کے بارے میں آپ لوگوں نے بات کی, سرکار کے اعتبار سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس پہ ٹیکسز لگا کے اس کو ایک لگژری آئٹم کے طور پہ بھی رکھا گیا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک تو میں چاہوں گی کہ آپ کچھ سٹیٹس بھی شیئر کریں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو زیادہ معلوم ہو سکے کہ عورتوں کی صحت کے اوپر اس چیز نے آج کے دن میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو کس حد تک اثر کیا, پاکستانی عورتوں کی صحت کو کس طرح اثر انداز کیا, اور جب ایک کمزور ماں ہوگی تو وہ بچے کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں, گرو اپ کرتے ہوئے ان کی صحت کے اوپر اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں. آپ کی سب سے پہلی بات جو ہے, میں آپ سے میل نیوٹریشن کی بات کی ہے, اسٹنٹنگ کی بات کی ہے. پاکستان میرا خیال ہے دنیا کے ٹاپ 3 ملکوں میں, اور ہم لوگ اس ٹائم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے آ گئے ہیں, شاید انڈیا کوئی ہمارے سے آگے ہو اسٹنٹنگ اور میل نیوٹریشن کے اندر. تو پاکستان ان چند ایک ممالک میں ہے جہاں پہ اربن اسٹنٹنگ اور اربن میل نیوٹریشن کے کیسز ہیں. اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم پاکستان کے اندر لوگوں کی جو ہے معاشی حالات بہتر ہونے کے باوجود پاکستان ایک دنیا کا ایسا ملک ہے جس کے اس کی میل نیوٹریشن کے حالات خراب ہوئے ہیں, اور میل نیوٹریشن زیادہ اس کے انسیڈنٹ بڑھا ہے. تو باقی جو چیزیں انفینٹ موٹیلٹی, میٹرنل موٹیلٹی, انہوں نے صحیح کہا کہ اوور دا پیریڈ میٹرنل موٹیلٹی کے حوالے سے چیزیں بہتر ضرور ہوئی ہیں, پنجاب میں بھی ہوئی ہیں, سندھ میں بھی ہوئی ہیں, کہ یہ اچھے ماڈل, سکسیسفل ماڈلز بھی آئے ہیں. لیکن دیکھیں بات سمجھنے کی یہ ہے, جس طرح انہوں نے کہا 7 ملین جو ہیں مطلب ان میٹ نیڈ ہے, 3 ملین ان وانٹیڈ پریگنینسیز ہیں, پوسٹ پارٹم آپ کا جو ہے آفٹر دی ڈیلیوری جو آپ کے کانٹرسیپشن ہے وہ ایک اس طرح کی چیز ہے جو کہ بڑا ایزیلی اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر اگر میں سمجھوں کہ اگر آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہے, اگر میں ون لائنر اس کا کہوں تو آپ نے ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرنا ہے. یہ چوائس ویمن کو دینی ہوگی کہ وہ کانٹرسیپشن کے حوالے سے اپنا ڈیسیجن لیں. یہ جب تک چوائس میوچول پہ رہے گی تو شاید اس کے اوپر آپ کچھ نہیں کریں گے. یہ جب ویمن امپاورمنٹ ہوگی ان چوزنگ دس دا میتھڈ اور واٹ ایور جس اسپیسنگ کے حوالے سے وہ اپنا خود کرے گی, تو آئی تھنک اس کے بعد ہے. آج پنجاب یا پاکستان تو یہ بات نہیں کر رہا کہ بچے 2 ہی اچھے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہے, لیکن آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ اپنا کم از کم 3 to 4 ایئرس کی اسپیسنگ پہ تو کام کریں. آپ اپنے اس اسپیسنگ کے ساتھ جو آپ فگرز کی بات کر رہی ہیں, آپ آٹومیٹکلی ہر چیز کور ہو جائے گی, ہیلتھ ایشوز کور ہو جائیں گے, آپ کے جو اکنامک سچویشن فیملی کا بجٹنگ بہتر ہو جائے گی, ایجوکیشن بچے کی بہتر ہو جائے گی, بچے کی پرورش کے حوالے سے آپ بہتر فیصلے کر سکیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ چیزوں کے اگر بہتر ہونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ افیکٹ ہوا ہے چیزوں کا. اب اسلام آباد کی اگر CPR کی بات کریں تو ہم لوگ 70% کو ٹچ کر رہے ہیں, وچ از ہائیسٹ ان دا ہائیسٹ, میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے ہائیسٹ ہے. تو مطلب یہ چیز شو کرتا ہے کہ ایجوکیشن, لائف سٹائل اور ان چیزوں سے فرق ہوتا ہے آپ کے CPR کانٹرسیپشن یوزیج کے حوالے سے. باقی صحیح ہے, یہ کوئی ایک سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے کہ خالی کانٹرسیپشن سے آپ کر لیں گے. یہ اویئرنیس ہے, ایجوکیشن ہے, براٹ اپ ہے, آپ کا فیملی کا اسٹرکچر کس طرح کے, ان سب چیزوں کو یہ سارا ملا کے آپ کو ایک پیکج تیار کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 2016-17 میں پاپولیشن ویلفیئر کا منسٹر تھا پنجاب میں, اس کے حوالے سے آج چیزیں بہتر لوگ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں ایون ان دا رورل ایریاز, اور ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ اسپیسنگ بھی کرنی چاہیے, کانٹرسیپشن بھی کرنی چاہیے, اور اپنی فیملی کا جو ہے نا فیملی پلاننگ کے حوالے سے بھی ڈیسیجنز لینے چاہیے. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। समीर साहब, एक कॉमन माइंडसेट आपने क्या ऑब्जर्व किया? एक तबका पाकिस्तान में ऐसा भी है जो लोगों को इनकरेज करता है कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करें, दुनिया के ऊपर हमारा राज होगा जितने ज़्यादा हम होंगे, और हर तरह के बड़े फ़नी किस्म के कमेंट्स भी हम देखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग क्योंकि वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, अब आज सोशल मीडिया का दौर है, खासकर अगर उनका मजहबी तबके से ताल्लुक हो तो बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं मिनोअन। ये एक चैलेंज है या हम कहें कि ये एक बहाना भी है जो फैसला साज हैं उनका, क्योंकि इस मामले को कई दफ़ा इसको ना भी इस टॉपिक को डिस्कस किया जाए, लेकिन एक सेंसिटिव मामले के तौर पे भी हमने वक्त के साथ साथ इसको एक सेंसिटिव इशू भी बना दिया। जी, ये आप सही कह रही हैं, लेकिन जो हमारी ऑब्जर्वेशन रही है और पॉपुलेशन काउंसिल ने एज फार आई थिंक बैक इन 2015 एक हमने समिट किया था जिसमें हमने सारे जितने भी रिलीजियस सेक्ट्स हैं उन सब के उलमा इकराम को इकट्ठा किया था, और जिसके ऊपर एक कंसेंसस हुआ था, और उन्होंने बल्कि एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसमें उन्होंने क्लियरली सपोर्ट किया था कि फैमिली प्लानिंग, स्पेशली जो अभी बात हो रही थी कि माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से बहुत ज़रूरी है, और माँ बच्चे की सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि बर्थ्स में मुनासिब वक्फा हो। तो ये सब उलमा इकराम ने, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के ने भी इस कॉन्सेप्ट को एंडोर्स किया हुआ है। तो हमारा तो ये ख्याल है, क्योंकि हम तो उलमा इकराम से बातचीत भी करते रहते हैं, और आपको पता है हर ग्रुप में हर तरह के लोग होते हैं, तो जनरलाइज आप नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, कुछ हैं सोशल मीडिया पे जो पॉपुलर इवेंजेलिकल जिनका स्टाइल है वो करते होंगे ऐसी बातें, लेकिन डेफिनेटली इसको हम एक बड़ी हर्डल नहीं, अभी सऊदी अरब की मिसाल दी, ईरान में तो हुकूमत ही एक क्लर्जी लेड है, तो वो इस तरह की कोई इशू लोगों के जहन में नहीं। परहैप्स मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वो उलमा इकराम को जितना मुखालिफ कहा जाता है वो उतने हैं नहीं, लेकिन हम उनको स्ट्रॉन्गर एलाइज ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि अगर वो बात करते हैं जैसे आप कह रही हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको साथ लेके एज स्ट्रॉन्गर एलाइज लेके चलें। बट ये कहना कि वो रुकावट हैं हमारी पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो इसके ऊपर पॉलिसीज़ नहीं बना सकते या अपने लोगों को इसकी तरफ राग़िब नहीं कर सकते, आई थिंक ये थोड़ा सी एग्जैजरेशन हो जाएगी। और मैं थोड़ा सा, आपने पहले सवाल में जो बात की थी मैटरनल ये कि माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से, मैं कुछ आपको सिर्फ फिगर्स शेयर करना चाह रही थी कि तकरीबन सालाना 11,000 माएँ ज़चकी से रिलेटेड इश्यूज से पाकिस्तान में मर रही हैं। और ये बात दुरुस्त है, हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पहले से बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बेहतर होने के बावजूद भी साउथ एशिया में वर्स्ट है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि 5 साल के से कम बच्चों की जो अमवात हैं, अगेन कम हुआ है, लेकिन हमारे जो प्रोग्रेस है वो आप समझ लें, क्योंकि इतनी तेज़ी से आबादी बढ़ती है, माएँ वक्फा दे ही नहीं पाती हैं, हम लोग एक तरह से भाग रहे हैं और एक ही जगह खड़े भाग रहे हैं, वी आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। तो ये डेफिनेटली माँ बच्चे की सेहत के एंगल को अगर देखा जाए तो हम लोगों ने इम्प्रूव ज़रूर किया है, लेकिन अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट जब भी जिक्र हो रहा था हमारा 34% है, यानी कि 100 में से सिर्फ 34 कपल्स कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर इसको हम अबव 50% ले जाएं, अराउंड 52% के लगभग ले आएँ, तो उससे आप तकरीबन 3800 तकरीबन 4,000 माओं की जान बचा सकते हैं सिर्फ मुनासिब वक्फा रखने से। ये अगर हम इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। और एक बात और जो हम अपने इर्द गिर्द ममालिक को देखते हैं, किसी ने देखें बच्चे कम करने की पॉलिसी के ऊपर फोकस नहीं किया हुआ था, फोकस उनका क्या था, लोगों की वेल बीइंग, लोगों की तरक्की। उसमें उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने लोगों की हेल्थ में इन्वेस्ट किया, लोगों स्पेशली वुमेन्स एजुकेशन, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, और साथ फैमिली प्लानिंग में इन्वेस्ट। सो इट हैज़ टू बी पार्ट ऑफ योर नेशनल विजन। ये आपके लिए एक
समझ लें तरक्की करने का रास्ते पे डालने का टूल है, और इसी को अगर हम इस पैराए में समझें तो आप यकीनन जो एक ऑपोजिशन समझी जाती है वो मेरे ख्याल में कभी भी नहीं आएगी। एक शॉर्ट ब्रेक हैं, वापस आएंगे तो समन साहिबा से इस पे उनके ख्यालात जानेंगे, और मैं ये डॉक्टर साहब की तरफ भी ये सवाल लेकर जाना चाहूँगी कि सियासी कैंपेन्स के अंदर ये इश्यूज़ जो हैं वो क्यों एक महवर नहीं होते कैंपेन का, ताकि लोगों में अवेयरनेस भी पैदा हो और उनके लिए अब किसको उन्होंने वोट देना है वो उसका फैसला करना भी ज़्यादा आसान हो जाए। एक शॉर्ट ब्रेक, इसके बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम पाकिस्तान के एक संगीन मसले आबादी, बढ़ती हुई आबादी है, और अब ये मामला इतना संगीन हो चुका है कि न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के सतह के ऊपर इसके ऊपर बात होती है, हमारी सिविल सोसाइटी भी इसके ऊपर बात करती है, जो माहिरीन हैं अब वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले मैं ये समन साहिबा से जानना चाह रही थी, लेकिन अब वो बात करती हैं कि CM साहिबा मरियम नवाज साहिबा बहुत संजीदा लेती हैं इस मसले को, लेकिन हम क्यों इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर इसको एज एन इशू नहीं देखते? अगर बाकी चीज़ों पे हम ना जाएं, लेकिन कम से कम ये तो ऐसा मौजू है जिसके ऊपर आप लोगों को कैंपेन में भी बता सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आज भी पॉपुलेशन बहुत नीचे है। फैमिली प्लानिंग का इशू, पॉपुलेशन का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ये इश्यूज़ अभी भी है। आप हेल्थ पे कितना का बात होती है, ये इश्यूज़ हैं जो कि बहुत बड़ी कमज़ोरी हैं, और हमारे इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रिक होता है अपने ओपोनेंट पार्टीज़ के, उनके कैंडिडेट्स के ऊपर, उन्होंने क्या गलत किया, उन्होंने क्या ख़राब किया। हमारी कैंपेन्स तकरीबन उसी के, मेरा ये मतलब 5th इलेक्शन था जो मैंने कंटेस्ट किया, तो वहाँ पे मोर और लेस ये बातें हो रही होती हैं, कोई मैनिफेस्टो के ऊपर, कोई इस चीज़ के ऊपर कि हम किस तरीके से ओवर द पीरियड हम मुल्क को बिल्टअप करेंगे, किस तरीके से करेंगे। आज तक इस मुल्क के हवाले से जिस तरह अभी ये बात कर रही थी, हम लोग तो 5 साल को देखते हैं कि इस 5 साल के हवाले से हम ऐसी चीज़ें कर दें कि अगला इलेक्शन जीत जाए। और देखें, हमने अपने किसी ने हिस्ट्री से सबक नहीं सीखा कि आज तक कोई पार्टी रिपीट नहीं हुई और दोबारा नहीं बनी, और उसके बावजूद जो है हम लोग फिर भी यही है। तो वंस फॉर ऑल मेरा ख्याल है कि अब ये टाइम है कि इन इश्यूज़ को सारी पार्टियों ने मिल के, जिस तरह इकॉनमी के बारे में कहते हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी, इसी तरह हेल्थ के बारे में, पॉपुलेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इन सारी चीज़ों के हवाले से एक चार्टर साइन होना चाहिए जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के ये बात करें कि जो भी इलेक्शन जीते और जिस तरीके से भी हो, ये पॉलिसीज़ आएंगी, इन पॉलिसीज़ को, और उसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन, पॉपुलेशन और इकॉनमी, ये 4 मेरा ख्याल है चीज़ें अगर कवर कर लेते हैं तो मेरा ख्याल है ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जो 10 साल नेक्स्ट हैं, तो हम बड़े ड्रास्टिक और इम्प्रूवमेंट्स देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और चीज़ समझने की भी कोशिश करना चाहती हूँ। जब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़, पाकिस्तान उन सरे फहरिस्त है उन ममालिक के अंदर जहाँ सबसे ज़्यादा ये बीमारी है, तो हम हुकूमत रेगुलेट नहीं कर सकती? अब ये इसमें ईटिंग हैबिट्स जो हैं हमारे, उसका एक बहुत बड़ा रोल है, तो फूड रेगुलेशंस इस किस्म की हों, वो चीज़ें, वो फिजी ड्रिंक्स जिनके ऊपर बैन हो, उनको एडवर्टाइज करने के ऊपर। फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर जब लिया, और उन्होंने पंजाब में जब थे तो वहाँ पे पेफ्टा, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी वहाँ पे बनाई, जो कि अभी उनके जाने के बाद अभी तक वो फंक्शनल नहीं हो सकी, जिसका बेसिकली ये था कि फूड की स्टैंडर्डाइजेशन, पेस्टिसाइड्स की स्टैंडर्डाइजेशन, कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कितने नुकसानदेह हैं, और आपके जितने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं उसके हवाले से। हमारे यहाँ पे इस टाइम पे पहले स्मोकिंग पे लेवी, मतलब टैक्सेस लगे, उसके बाद लास्ट ईयर फिजी ड्रिंक्स पे टैक्सेस बड़े हैवी किस्म के लगे, आपने देखा कि उनकी प्राइसेस बड़ी हाई हुई। तीसरी जो है, अब इस पर अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स और जो जंक फूड है उसके हवाले से पूरा अब लोग काफ़ी लोग इसके बारे में कर भी रहे हैं। हेल्थ ने भी उनको एडवाइजरी भेजी है कि इनके ऊपर टैक्सेस भेजे जाएँ, और सेकेंडली इन टैक्सेस को ट्रांसलेट किया जाए जिस तरह दुनिया में लेवीज़ को हेल्थ के ऊपर लगाया जाता है जब ये कलेक्ट होते हैं। बदकिस्मती से अभी तक हमें वो पैसा हेल्थ पे लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो हमने ये भी सजेस्ट किया है कि ये पैसा दोबारा आप हेल्थ को दें। जो आप ये टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं टोबैको से काफ़ी ज़्यादा महंगा करने से कुछ 35% प्रेवलेंस भी कम हुई है, और इस तरीके से बाकी चीज़ों का जो है। लेकिन ये जो आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, इसको पॉलिटिक्स से 4-5 चीज़ों को हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पे इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो इसी तरह ही फिर डे टू डे फाइटिंग होगी, फायर फाइटिंग होगी। समन साहिबा से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। समन साहिबा, आप ये क्लोजिंग कमेंट्स में चाहूंगी कि एक तो आप ये बताइए कि कुछ 2-4 ऐसे इकदामात जो पंजाब में आप लोग इसके ऊपर इमरजेंसी बेसिस के ऊपर काम कर रहे हों। सेकेंडली, पंजाब आबादी के हवाले से सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है, यहाँ के जो नंबर है पॉपुलेशन का उससे काफ़ी हैरान होते हैं लोग सुनकर। तो आप ये बताइएगा क्या पैगाम होगा आपका पंजाब के लोगों के लिए, और किस तर्ज के ऊपर अब हुकूमत इकदाम करने जा रही है?
बहुत शुक्रिया। एक तो ये कि आई अंडरस्टैंड कि पंजाब जो है वो आबादी के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर ये ज़हन में रखें कि आबादी भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है फॉर डेवलपमेंट। आप इमेजिन करें कि एक ऐसा मुल्क हो कि जहाँ सब रिसोर्सेज हों, लॉग ही ना हो, तो कैसा फील होगा। तो आई थिंक कि हमें बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, क्योंकि अगर हमने इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी करनी है तो इसी यूथ डिविडेंड को यूज़ करना है। और उन्हीं लाइंस पे पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कोशिश जारी है कि स्किलफुल इनको हिस्सा बनाया जाए। जितने भी एग्जिस्टिंग यूथ है इस वक्त पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 60% आबादी इस वक्त यंगस्टर्स पे मबनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकें, लोगों की वेल बींग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं लाइंस पे हमारा वर्क जारी है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अब बहुत डाइवर्सिफाइड हो गया है और इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स बहुत जल्द हम देखेंगे। समिया साहबा, क्लोजिंग कमेंट्स, ये ठीक अप्रोच है कि हम एक तरफ रिसोर्स के साथ भी आबादी को करते हैं कंपेयर, दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि एक टिकिंग बॉम्ब है और हम कुछ कर नहीं पाए। देखें, ये सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि ये आबादी आपके लिए रिसोर्स है या आपके लिए ड्रेन है। जो हमारे हालात हैं, जो हमारे रिसोर्सेज की कमी है और तेज़ी से बढ़ती आबादी है, ये हमारे लिए फ़िलहाल वो एडवांटेज नहीं है। और स्पेशली ये यूथ बल्ज की बहुत बात की जाती है और बहुत एशियन टाइगर्स मसलन जो कंट्रीज़ जिनको कहा जाता था, उनकी जो तरक्की की विंडो थी, यूजुअली ये तकरीबन यूथ बल्ज जो डेमोग्राफिक उसमें ग्रोथ में आता है, ये 40-45 साल की एक विंडो होती है जिसमें वो मुल्क जो है यूथ बल्ज एक्सपीरियंस कर रहा होता है। बट उसके लिए वो यूथ हेल्दी होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी चाहिए, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। अगर आपने ये चीज़ें इन्वेस्ट नहीं की हुई तो आई एम सॉरी, जो यूथ बल्ज जिसका हम कहते रहते हैं यंग नेशन है, ये हमारे लिए वो डिविडेंड नहीं ला सकता जो कि बहुत से मुल्कों ने लिया है। और ये हमारी विंडो क्लोज हो जाएगी अगर हमने अर्जेंट स्टेप्स ना लिए, अगर हमने ख़वातीन की एजुकेशन में इन्वेस्ट ना किया, अगर हमने उनको गेनफुली एम्प्लॉय ना किया, ओवरऑल लिटरेसी रेट हमने ना बढ़ाया। हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम लिटरली फ्लड कर दें अपने मुल्क को फैमिली प्लानिंग की सहूलियात और इंफॉर्मेशन से। और जो ऑब्वियसली वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग है, जो करना चाहता है वो कम से कम उसको आराम से वो कर सके। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है CPR रेट, बच्चों में मुनासिब वक्फा, माँ बच्चे की सेहत इम्प्रूव होना शुरू। बिल्कुल सही। और तब भी रिसोर्स के साथ इसको कंपेयर करना इसलिए भी एक मुश्किल नज़र आता है जब खुद डॉक्टर साहब भी इस बात का इजहार करते हैं कि हम एक बीमार लोगों की, काफ़ी बीमार लोगों की एक नस्ल को रेस कर रहे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया समिया साहिबा, इट वॉज अ लर्निंग एक्सपीरियंस। डॉक्टर मुख्तार भरत साहब और समन राय साहिबा हमारे काम में शामिल रही। एक अहम तरीन इशू है, आने वाले दिनों में इस पर फॉलो अप भी जारी रखेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।